धन्यवाद। आवाज आ रही? हाँ आ रही। कल के नाटक से पहले शुरू क्या करें। एक तो कल जो निरर्थक शब्द बोले जा रहे थे, वैसे शब्द का अर्थ संस्कृत में दोनों होता है, ध्वनि भी होता है और वर्ड भी होता है। अंग्रेजी में ये संभावना नहीं है। तो अगर हम जो भी निरर्थक शब्द बोले जा रहे हैं उनको एक तरह से बोलें, एक तरह से उनको घुमा दें, एक तरह से उनका जो स्वर विन्यास कर दें, तो वो एक तरह के अर्थ की ओर, एक तरह के भाव की ओर इंगित करते, इशारा करते थे। आप अगर ध्यान दें तो हम बहुत बार पूरा शब्द सुनते भी नहीं। पढ़ने के लिए तो सच है ही कि आप पढ़ते समय लिखे हुए की कल्पना करते। आप पहला अक्षर पढ़ते हैं और दूसरा और चौथा पांचवा अक्षर पढ़ते हैं अगर उसमें है तो, और उसके बाद आप कल्पना करते हैं। आप सारे जो शब्द हैं जो भी आप पढ़ रहे हैं, असल में आप उनकी कल्पना करते हैं। एक भी शब्द पूरे का पूरा आप पढ़ते नहीं। और ये मैं कोई कविया नहीं रहा हूं, स्टैनफोर्ड पे बाकायदा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने इस पर शोध किया कि पढ़ते कैसे हैं, पढ़ने की प्रक्रिया क्या है। तो पढ़ने की प्रक्रिया में भी आप कल्पना का उपयोग करते हैं। वैसे भी रीडिंग शब्द जो है, अगर आप ध्यान दें अंग्रेजी में, तो रीडिंग का अर्थ अनुमान लगाना होता है। रीडिंग योर फेस, हम आपके अनुमान कर रहे हैं कि क्या है। ये जो अनुमान है, ये कल के नाटक में ये बड़ा महत्व की रचा गया। इसको एक मिनट छोड़ देते हैं आप। राजेंद्र पांचाल और उनका जो पूरा समूह है पैराफिन आश्रम का, ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो अब तक किसी ने नाटक में नहीं किया। ये बहुत महत्व की बात है कि ऐसा कुछ बिल्कुल नया हो रहा है जो अब तक न हुआ है। मुझे नहीं पता कि पहले के युगों में नाटक कैसे होते थे, क्योंकि इसका कोई प्रमाण मिलता नहीं है, इसके कोई वर्णन नहीं मिलता। ये तो मिलता है कि फलाने जी ने किया। नाटक कैसे होते थे तो आप कुड़ियट्टम वगैरह देख लीजिए, 1500 साल पहले ऐसे होते। ये कर क्या रहे हैं ये सारे? पहली बात यह है कि इस रंग समुदाय को ये समझ में आ गया है कि नाटक मंच पर नहीं होता है, मानस में होता है। क्या बात। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि नाटक मंच पर नहीं मानस में होता है, आपकी दिमाग में कल्पना में होता है, वो मंच को दूसरी तरह से विन्यस्त करेगा। उसके अभिनेता बिल्कुल दूसरी तरह से काम करेंगे। राजेंद्र पांचाल का जो रंगकर्म है, उसमें ये गहरी चेतना है कि यह रंगकर्म दर्शकों के मानस में घट रहा है। और अगर आप इसकी परंपरा देखें पीछे, तो कुड़ियट्टम में मिलती है, जिसमें एक अभिनेता केरल में है, 1500 साल से अटूट परंपरा है उसकी, 1500 साल तक की परंपरा है। आप मान लीजिए एक अभिनेता खड़ा होता है और वो तमाम चरित्रों का अभिनय कर देता है। नृत्य में सारों में यही होता है कि एक ही नर्तकी है या नर्तक है और तमाम चरित्रों को प्रस्तुत कर देती है। प्रस्तुत कर देती है यहां महत्वपूर्ण है। वो चरित्र हो नहीं जाती। दो अभिनय के ढंग हो सकते हैं, एक स्केल है। एक छोर पे तो यह है कि आपने कोई एक चरित्र का अभिनय किया और आप वही हो गए। एक तो छोर यह है अभिनय का। दूसरा छोर है कि जहां आप चरित्र को प्रस्तुत करते, अब वो चरित्र हो नहीं जाते। राजेंद्र पांचाल का रंगकर्म इनके बीच में, बल्कि प्रस्तुत करने वाले, जिसको उन्होंने दृष्टा भाव कहा, उसके तरफ ज्यादा है। सूर्यमल में जो नाटक, महाकवि सूर्यमल जो नाटक है, उसमें तमाम अभिनेता आते हैं और कहते हैं कि मैं इस चरित्र का निष्ठापूर्वक उस निर्वाहन करूंगा। यानी आपको
ये चरित्र मैं निष्ठा पूरी कोशिश करूंगा कि आपके मानस में ये चरित्र बन जाए। आप मुझ में या मेरे रास्ते सूर्यमल को देख लें। आप मुझ में या मेरे रास्ते उस पूरे काल को देख लें, उस पूरे समय को देख लें। बूंदी का समय, वो पूरा जो समय है जिसके वो राजकवि हैं, राजाओं की उहापोह देख लें, उनका कायरपन देख लें। ये आप हमारे रास्ते, हम पारदर्शी हुए जाते हैं। आप हमारे रास्ते, इन सब का अनुभव, इन सबको का पूरी दुनिया उस वक्त की है, उसको देख लें। इसके लिए जो सामग्री का वो उपयोग करते हैं वो न्यूनतम है। मतलब इतने कम, आज किसी आप यूरोपीय बड़े रंग निर्देशक, जिस स्तर के बड़े रंग निर्देशक राजेंद्र पांचाल स्वयं हैं, आप यूरोप में इस किस्म के रंग कर्म की, बल्कि भारत में भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय इस रंग कर्म की कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बिना उस, जिसको हम आहार कहते हैं, साज सज्जा की, प्रॉपर्टी के, वो नाटक होता ही नहीं है। क्योंकि अभिनय पर और दर्शकों की कल्पना पर इतनी अटूट विश्वास किन्हीं अन्य निर्देशकों में मैंने नहीं देखा। एक तरह से राजेंद्र पांचाल का रंग कर्म दर्शकों की कल्पना पर अटूट विश्वास का रंग कर्म है। सही बात कि जहां आप मान के, आपको उसमें शामिल होना पड़ता है। मैंने एक बार इनके रंगकर्म के लिए कहा था कि जो जीवन और रंगकर्म को जोड़ने वाली अम्बलाइकल कॉर्ड होती है वो ज्यादातर कट जाती है निर्देशकों में। ये अकेला रंगकर्म है जिसमें वो अम्बलाइकल कॉर्ड बची हुई है, यानी अभी भी वो जीवत्व वहां से लेते रहते। कैसे? कि वो ये मान के चलते हैं कि दर्शक कल्पनाशील है। वो ये आपको सब दिखाने की जरूरत नहीं होती। एक बात समझने की कोशिश हमें कर, हम रस सिद्धांत की, हमारी सभ्यता की, हमारे यहाँ तो गौरवान्वित होने की होड़ लगी है। जिस वक्त ये सभ्यता परम पराभव में है, उस वक्त गौरव का बोध सबसे ऊपर है, और ये पराभव का लक्षण है। अगर कोई वैद्य आपसे ये बताने लगे कि हमने अपनी दवाई से 100 कैंसर के मरीज ठीक कर दिए हैं, तो आप मान लीजिए कि उसको अपनी चिकित्सा पद्धति पर भरोसा नहीं। उतना बड़ा बड़ा बोलेगा। उसी तरह ये जो हम जिन चीजों पर आज गौरव कर रहे हैं, अगर हम उनको डिटेल में थोड़ा विस्तार से देखने की कोशिश करें कि हम करते कैसे थे, हमारी अवधारणा नृत्य की, नाट्य की है क्या, तो हम भारत में अभिव्यक्ति श्रोता या दर्शक करता है नाटक में जिसको इन्होंने दृष्टा भाव कह के बताने की कोशिश की। नाटक इसलिए देखता है दर्शक ताकि वो खुद को अभिव्यक्त कर ले उस नाटक को देखने के दौरान। वो रंगकर्मी की अभिव्यक्ति के लिए नहीं आ रहा है वहां। बड़ा साहित्य, बड़ा रंगकर्म, बड़ी चित्रकला वो होती है जो राजेंद्र पांचाल की है। वो इस तरह है कि जहां उस नाटक को देखते समय जो दर्शक हैं, श्रोता दर्शक हैं, वो अपनी अभिव्यक्ति को अपने भीतर संभव कर ले। ये केवल तब हो सकती है जब रंगकर्मी अपनी अभिव्यक्ति को रोके। तो ज्यादातर हमारे रंगकर्मियों को पास अभिव्यक्त करने कुछ है भी नहीं, कवियों के पास भी नहीं है। मतलब वो जो अभिव्यक्त कर रहे हैं वो बनी बनाई धारणाएं ज्यादा हैं, लेकिन जो असली पोइट्री होती है, आप देखिए उदाहरण, और भारत में इसीलिए रस सिद्धांत के मूल में बात यह है कि कवि की कविता आप इसलिए पढ़ते हैं, आप कोई भी कविता इसलिए पढ़ते हैं, या मांगीलाल जी का गाना जो आपने इसलिए सुनते हैं कि उस गाने को सुनने के दौरान आपके भीतर आपका विवेक अपने को व्यक्त करने लगे। इसलिए नहीं सुनते हैं कि उसमें कुछ बोल हैं, वो अलग से हैं। जापानियों ने, अगर आपको इस परंपरा का बड़ा एक डिस्टिल्ड स्वरूप देखना है, भारतीय जो दृष्टि है उसका, तो जापान उसके लिए बड़ी अच्छी जगह है। जापानी में वो 3 लाइन की कविता लिखते, 17 उसमें सिलेबल्स होते, 17 मात्राओं की होती, और उसमें कोई सूचना नहीं होती। उसमें एक उनका
प्रसिद्ध हाइकू है कि एक पुराना तालाब, एक मेढक उछला, छपाक। इस पर 1500 से 2000 भाष्य लिखे गए। इतनी सी बात है। जब ये सुनता है एक आदमी, एक पाठक पढ़ता है या एक श्रोता सुनता है, तो अपने को भी व्यक्त करना शुरू करता है, अपने को वहां रखता है कि एक अकेलापन है जीवन में, जिसमें इतना अकेलापन है, जिसमें हमको एक छोटी सी आवाज भी सुनाई पड़ती है। ये अकेलेपन के उसका विवरण हो जाता है। राजेंद्र पांचाल का रंगकर्म भी इसी तरह, ये सूचना देने वाला रंगकर्म नहीं, इसलिए इसमें जिसको हम इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट्स कहते हैं, यानी बहुत ही संक्षिप्त गतियां, बहुत कम हैं। सारे अनेक नाटकों में इनके पूरे के पूरे अभिनेता स्टेज पे रहते हैं, और जो भी अभिनेता कुछ अभिनय करता है वो इतना सूक्ष्म छोटा सा अभिनय करता है। लेकिन जैसा कि आप सुधीजन जानते हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में भी एक छोटा सा सूक्ष्म बदलाव, जिसको हम मॉड्यूलेशन कहते हैं, हल्का सा, मान लीजिए गंधार को थोड़ा सा उसमें श्रुति जो लगी उसको थोड़ी अधिक लगाई, तो पूरा जो संवेदनात्मक असर है उसका बदल जाए। यह रंग कर्म इन सूक्ष्मताओं पर टिका हुआ है, बिल्कुल भारतीय शास्त्रीय मार्गी संगीत की तरह। इसमें जरा सा बदलाव आता है अभिनेता के, अभिनेत्री के चेहरे पर, और या एक छोटा सा कोई शब्द आता है, जरा सा कहीं कोई एक कविता की हल्की सी लाइन चली आती है, और आप देखते हैं कि उससे पूरा जो संवेदनात्मक बुनावट है नाटक की, उतने देर के लिए बदल गई। बिल्कुल कोई एक नई दुनिया खड़ी हुई उतनी देर के लिए। ये सूक्ष्मता, और इसलिए क्योंकि राजेंद्र पांचाल और उनके अभिनेताओं ने समझ रखा है कि ये जो सूचनाएं दी जाती हैं रंगकर्म, और आप क्षमा करिएगा, एक काव्य में भी जो सूचनाएं दी जाती है उसका तो आप क्षमा करें, हम अथॉरिटी हैं तो कह सकते हैं, हमने इतना लिखा है, वो खराब ही कविता होगी कि 12 लोग मर गए वहां जाके। अरे तुम मर गए, तुम जाओ मदद करो उनकी, उस पर कविता लिख के समय खराब मत करो। अगर पानी नहीं आता तो मदद करो लोगों की जाके। काव्य कर्म कुछ और होता है। काव्य कर्म उन चीजों के प्रति आपको एक ऐसी अंतर्दृष्टि देता है जिससे आप संसार को बदला हुआ देखते हैं। ये जो संक्षिप्तता एक स्तर पर, जो छोटे से बदलाव से एक बड़ा व्यापक संवेदनात्मक बदलाव लाने का प्रयास है। दूसरी बात, तीसरा, पूरा संगीत में गुंथा हुआ है, किसी पहले से स्थापित संगीत में नहीं। इसको ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये फलाने उत्तर भारतीय संगीत में, ख्याल संगीत में बुना हुआ है या ध्रुपद में बुना हुआ, ऐसा नहीं। राजेंद्र पांचाल के हर नाटक में एक किस्म के राग का जन्म होता है, और वो राग इन अभिनेताओं और संगीत अभिनेताओं ने उसमें उनके जो संगीतकार हैं उन सब ने मिल के, और निर्देशक ने मिल के उस संगीत की सृष्टि की, और उसमें बंधा हुआ ये रंगकर्म आता है। तो हर अभिनय, छोटे से छोटा अभिनय, एक तरह से स्वर की तरह या एक श्रुति की तरह प्रकट होता है, और आपको आपके पूरे जो संवेदनात्मक अंतर्दृष्टि जो आपके अंदर है उसमें वो एक नया विस्फोट करता है। ये ऐसे रंगकर्मी ही कर सकता है जो कल्पना का, दर्शकों की कल्पना पर जिसको अटूट भरोसा है। अगली बात जो कल के सूर्यमल, महाकवि सूर्यमल पर, कि उसमें स्टेज पे होता हुआ बहुत कुछ नहीं दिख रहा। वो सूर्यमल, उनके मित्र शराब पी रहे हैं और कुछ वो जुआ खेल रहे हैं, द्यूत की क्रीड़ा हो रही है, कुछ मिल के ये कर रहे हैं, और वो लौट रहा है अपने घर, बूंदी से उसका विस्थापन हुआ है, वो बाहर चला गया है। राजा के जो भी, राजा ने जो संधि की है अंग्रेजों से, उसके बारे में उसको बहुत शर्म है। ये सारे डिटेल्स हैं, लेकिन यह नाटक इन डिटेल्स के सहारे हम सब में जो नाटक देख सुन रहे हैं उनमें
एक कवि के आत्म संघर्ष को खोल देता है कि एक सूर्य कवि नहीं, किसी भी नागरिक के, और वो बिल्कुल मौजूद है। आप देखिए, अमेरिका का नितांत घमंडी और मूर्ख प्रेसिडेंट ट्रंप, उसने खुले रूप में भारत की जो टैक्स व्यवस्था है, जिसको टैरिफ कहते हैं, जो बाहर से आने वाली चीजों पे लगाया जाता है, उसको खुल्लम खुल्ला उसको अपमानित किया। ऐसे में आपको महाकवि सूर्यमल याद आते हैं, और राजा ने समझौता कर लिया। यहां वो अंग्रेजों के साथ उसका समझौता हुआ है और ये टूट गया। ये जो कवि है जिसने इन राजवंशों की, इस राजा को इस वीरता में देखा था, वो टूट गया उसके भीतर। सिर्फ सूर्यमल के अंदर नहीं टूटा है, ये पूरे समाज के अंदर टूटन है, और उस कवि ने उसको थामा। इस टूटन में सूर्यमल के समूचे बूंदी साम्राज्य ने, उसके नागरिकों ने अपनी टूटन देखी होगी इस कविता में। और ये देखिए, आज की बात लगती है, बिल्कुल आज की, और स्टेज पर जो घट रहा है वो कितना कम है। आप अगर उसको रिकॉर्ड कर लें, मान लीजिए, तो उसमें कोई बहुत चला फिरी नहीं हो रही, लेकिन इतनी कम चला फिरी से, इतनी कम गतियों से इतना बड़ा संवेदनात्मक बदलाव एक नाट्यकर्मी ला सकता है, इसकी मैंने इसके पहले कल्पना नहीं की थी। ध्रुव ने कहा हमारे संस्कार वगैरह एक हद तक सच है। मैंने दुनिया भर में नाटक बहुत देखे, बहुत बड़े बड़े निर्देशकों को देखा। आप इसको डींग हाँकना मत कहिए, ये कुछ और हाँकना है। हालांकि मुझे आज तक नहीं पता चला कि डींग नाम की चीज क्या है जिसको हाँका जाता है। बादशाह भी क्या होती है, वो कहाँ खेलती है? जो अगला नाटक जो कल था, वो उसकी कितनी व्यंजनाएं आप देखें तो एक बार में पूरा सारे अभिनेता स्टेज पे हैं लगभग, लेकिन उसके अलग अलग उसकी व्यंजनाएं आप देखिए। पहला, ये आप सब ने महसूस किया होगा, मैं तो बहुत ज्यादा करता हूं, कि अब हम एक दूसरे को समझना हमने बंद कर दिया। तो एक तरह से हम एक दूसरे को निरर्थक भाषा में ही बोल रहे हैं। आप अपने साथ जो व्यक्ति है उसको कुछ बताने की कोशिश करते हैं, वो समझना नहीं चाहती, और ये एक तरह से एक दूसरे के लिए वो जो भाषा है उनकी, वो निरर्थक ही है। यानी हम एक ऐसे समय में आ गए हैं जब हमारी सार्थक लगती भाषा निरर्थकता की अवस्था को प्राप्त हो गई। इसको कैसे अभिव्यंजित करेंगे, इसको कैसे दर्शाएंगे? दूसरा, जब हम कोई बड़ा कर्म भी हो रहा है, सामूहिक कर्म हो रहा है, जैसे कल वो पत्थर फेंक रहे हैं मिलके, कर्म तो सामूहिक ही है, लेकिन उसमें भी एक दूसरे से जो बोल रहे हैं वो एक दूसरे को नहीं समझ रहे, वो केवल एक चीज समझ रहे हैं। और इस पर फिर बहुत शोध हुआ है कि जो नफरत है वो प्रेम की तुलना में 7 से 9 गुना तेज फैलती है। इसको दुनिया के सारे शासकों ने समझ लिया, भारत समेत। तो सिर्फ चेहरे, जो बोलने का ढंग है, उसमें नफरत चू रही है, और सारे उस नफरत में इकट्ठा हो जाते हैं। और ये जो नफरत में इकट्ठे हुए लोग हैं, वो जिनकी तरफ पत्थर फेंक रहे हैं, वो जो बोल रहे होंगे, वो भी उनके लिए एक तरह से निरर्थक भाषा है। ये उस समाज की कहानी है नाटक, ये उसमें ऊपर से कहानी नहीं दिखती। और एक बहुत बड़ा भ्रम हमारे लेखकों को, कलाकारों को, खासतौर पे नाट्यकारों को है कि कहानी और आख्यान एक चीज होती है। बिल्कुल नहीं होती। आख्यान यानी किन्हीं 2-3 चीजों, 10 चीजों का आपस में जुड़ना, वो 5 बिल्कुल अमूर्त चीज, विचार, अलग अलग विचार हो सकते हैं, उनका जुड़ना आख्यान होता है। राजन पांचाल का रंगकर्म आख्यान परक है, कथा परक नहीं। तो आप देखिए कि ये जो आख्यान है, बिना शब्द का आख्यान, बिना अर्थ का आख्यान, निरर्थक ध्वनियों से बन के जो आख्यान है, वो
इतनी चीजें साथ में। तो पहली तो यही कि साहब नफरत का आप देखिए गति उसमें क्या अद्भुत रूप से अनुभव हो गया। दूसरा, हम एक दूसरे के लिए भाषा न समझकर अजनबी हुए जाते। हम एक दूसरे को हमने समझना लगभग बंद कर दिया है। एक्सट्रीम है। मैं आपको आप पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, आंशिक रूप से आप भी वही करते होंगे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा अगर हमने सचेत नहीं। और एक तरह से ये एक वार्निंग भी है, ये नाटक एक बड़ी वार्निंग है, सभ्यता के स्तर की वार्निंग है, बल्कि वैश्विक स्तर की वार्निंग है कि भाई ऐसी अवस्था को प्राप्त न हो जाओ जहां तुम एक दूसरे को समझना ही बंद, केवल अपने स्वार्थ से समझो, इसके अलावा समझ शून्य हो जाए। सारे लोग साथ आते। और लिप्सा, वो ठंड है, ठंड की रात है वो नाटक में, और वो दोनों लोग एक दूसरे से ओढ़ने की चीज खींच रहे हैं। ये नहीं कि वो साथ हो जाएं और उसको साझा करें। मैंने बहुत सारे मार्क्सिस्ट राइटिंग्स पढ़ी और उसको पढ़ के कोई बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं हुआ, वो अलग बात है, बहुत पढ़ी। लेकिन इस किस्म का एलियनेशन, इस किस्म का अलगाव और इस किस्म की साझेदारी से इनकार, स्वार्थ का इस स्तर पर पहुंच जाना मैंने नहीं देखा। और इसमें एक शब्द स्वार्थ नहीं है, इसमें एक जगह किसी पे आरोप नहीं है, इसमें एक क्षण के लिए भी ये नहीं कहा जा रहा है कि ये लोग साहब पर्सनल प्रॉपर्टी के चक्कर में हैं, जो मार्क्सिज्म का सिद्धांत उस पर खड़ा हुआ है। लेकिन ये मेरी है, इसलिए इस पर केवल मेरा अधिकार है। इस बात की विस्मृति है कि ये पृथ्वी आपकी नहीं है, इस पृथ्वी पे आप संयोग से हैं, ये पूरा ब्रह्मांड आपका नहीं है, आप इस पर हैं, कृतज्ञ होइए। तो जो भी कुछ है वो सहकार के लिए, समावेश के लिए, साथ चलने के लिए, क्या आप उसका साझा करें। ये सारे अर्थ छवियां आपको शब्द के रूप में नहीं, भाव के रूप में अनुभव होती है। और यहां बहुत बड़ी बात है कि जब अर्थ से मध्यस्थता नहीं होती, भाव दो तीन तरह से व्यक्त होता है। संगीत में आपने जैसे सुना, अगर मांगीलाल जी के संगीत में शब्द ना भी होते हैं, उसमें ना भी होते मान लीजिए, तो वो आपको उद्वेलित करने पर्याप्त, क्योंकि उसको शब्द की मध्यस्थता इतनी उसके लिए आत्यंतिक एसेंशियल नहीं है। एक काव्य होता है, उसमें अर्थ की मध्यस्थता होती है, अखबार तो केवल अर्थ होता है। लेकिन ऐसा भी है कि जहां शब्द ही बिना अर्थ की मध्यस्थता के आपको प्रभावित करता है, सीधा शब्द। और आप सबकी जिंदगी में होगा, जब कोई बहुत जोर से आपको डांटा होगा, या बच्चे ने कुछ ऐसा बोला होगा जिसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन सिर्फ एक किस्म की टोन थी, तो वो असर करती है। ये शब्द की मध्यस्थता में जो बौद्धिक बुद्धि है ना, वो अड़चन बन जाती कई बार, क्योंकि जो चीजें, जो अर्थ आपके अपने जीवन जैसा आपने जिया है उसके विरोध में जाने लगती, तो आप उसको रोक लेते, उस अर्थ को जाने नहीं देते आप अपने अंदर। राजेंद्र पांचाल के रंगकर्म ने ये रास्ता निकाला है कि वो बिना अर्थ के, उस अर्थ के बगल से आपके भीतर आप पे हमला कर देगा। वो आपसे कहेगा कि तुम स्वार्थी हो, वो आपसे कहेगा आके कि आप एक दूसरे की भाषा को समझना बंद करें, और ये एक तरह का आह्वान करेगा आपके सामने कि आप कोशिश करिए तो आप आज भी अर्थमय भाषा, वैभवपूर्ण भाषा बोल सकते हैं। अगर थोड़ा धीरज हो तो एक दूसरे को सुन सकते हैं। ये इतनी सारी बातें इस एक 50-55 मिनट की प्रस्तुति से निकल गई, और कोई कहानी नहीं, कोई इसमें कहानी ऐसी नहीं कि एक आदमी था, एक राजा था और फिर वो चला। अरे बड़ी बेहुदा बात है, कब तक कहोगे भाई? ऐसा कुछ रास्ता निकालो जहां आख्यान बनाओ, लेकिन कथा न हो उसमें ज्यादा, मिनिमम हो। इस अर्थ में ये घोर पारंपरिक और घोर आधुनिक रंगकर्म, इस अकेला रंगकर्म मैं जानता हूं
जिसने आधुनिकता और पारंपरिकता के बीच के जो अलगाव है उसको खत्म कर दिया है। आधुनिक आंदोलन में भी ये रहा है कि कथा तत्व की न्यूनता कम से कम, और हमारे पारंपरिक आख्यान में भी उसको पकड़ा है और उस पर फिर विस्तार करते हैं। मनोधर्म जिसको हम उपज कहते हैं संगीत में, उससे करते हैं। बहरहाल नाटक इनका भी है, आप सब उसके लिए आमंत्रित हैं और मैं आपका सबका बहुत आभारी हूं, जो कि संगीता भी होंगी थोड़ा रुक के। धन्यवाद।